नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है एमसीक्यू की आयनिक इक्विलिब्रियम की क्लास नंबर 4 के अंदर। जैसा कि बच्चों आप सभी की तैयारी ज़ोरों शोर से चल रही है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आयनिक इक्विलिब्रियम की जो क्लास है अपनी वो पसंद आई होगी। सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुके होंगे और एक लास्ट क्लास बची है अपनी साल्ट हाइड्रोलाइसिस की। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। अब चूँकि अपन आयनिक इक्विलिब्रियम में पीएच खेल रहे थे, तो आज जितने भी क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं आज, ये सारे पीएच बेस्ड हैं और सिंपल बेसिक पीएच बेस्ड हैं, जिनका पता आपको होना चाहिए। देखते हैं आप 10 मिनट की इस क्लास को लगातार ज्वाइन करके पढ़ सकते हो कि नहीं। देखो, आपके सिलेक्शन निर्भर इस बात पर करता है कि आप लगातार कितनी देर तक पढ़ सकते हो। आप जितना अधिक लंबे समय तक बैठ सकते हो, आपका सिलेक्शन उतना ही सुनिश्चित होता जाता है। चलो जी, नींबू के रस का पीएच कितना है? 3.8, 5.5, 6.6 या 2.5? तो जिन बच्चों को पता है नींबू के रस का पीएच कितना होता है, वो जल्दी से कमेंट करें। हाँ जी, तो जो बच्चे सोचते हैं 3.8 होगा वो बिल्कुल गलत हैं। जो बच्चे सोचते हैं 2.5 होगा वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो नींबू के रस का पीएच होता है 2.5। 2.5 का मतलब क्या है बच्चों? यानी कि ये पीएच 7 से कम है। 7 से कम है, इसका मतलब क्या है? अम्लीय। यानी कि नींबू का रस क्या होता है? अम्लीय होता है। यानी कि यदि आपको एसिडिटी बनी हो तो आपको क्या नींबू का रस पीना चाहिए? एसिडिटी में पहली एसिड बन रखा है आपके पेट के अंदर, पीएच 7 से कम है, तो आपको अम्लीय प्रकृति की कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। तभी तो अपनी एसिडिटी बनती है, तो अपन क्षार का प्रयोग करते हैं। इनो पीते हैं ना अपन घोल के, वो क्या होती है? क्षार होती है। पेट में एसिड है, एसिड प्लस क्षार रिएक्शन करके क्या बनाएगा? जल प्लस लवण, और वह मूत्र की सहायता से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। कुछ आपको घोल दिए गए हैं और उनकी पीएच आपको पता होनी चाहिए कितनी है। अमाशयी रस की पीएच कितनी होती है बच्चों? 1 होती है। 1m HCl की पीएच 1 होती है। ये 0.0 गलत आ गया। हाँ, ऐसे बिल्कुल सही है, 0 होती है। ठीक है, नींबू के रस की पीएच कितनी होती है बच्चों? नींबू के रस की 2 से 3 होती है। सिरका का पीएच कितना होता है? 3। टमाटर के रस का पीएच 4.1। शुद्ध पानी या चीनी की घोल का पीएच 7। अब आपको ये सारी याद नहीं रखनी है। आपको कौन सी याद रखनी है? 1m HCl के पीएच का मान, जो कि आप निकाल सकते हैं। अमाशय का पीएच जो कि 1 होता है। नींबू के रस का घोल 2 से 3 होता है। शुद्ध चीनी, शुद्ध पानी या चीनी का घोल, उसके पीएच कितनी होती है? 7.0। तो ये कुछ पीएच के वैल्यूज़ हैं जो आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। ये सारी पूछी जा चुकी है प्रीवियस ईयर्स के अंदर, काफ़ी अलग अलग एग्जाम्स के अंदर ये सवाल पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने ऐड किया है। क्वेश्चन के रूप में ऐड नहीं किया मैंने, डायरेक्ट आपको बता दिया, आप याद कर लेना। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 3। निम्नलिखित में से किस में साइट्रिक अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल गलत लिखा गया है, ये सिट्रिक एसिड है, साइट्रिक एसिड नहीं है। ऑप्शन से टमाटर, संतरा, इमली या खट्टा दूध। बताओ जरा, टमाटर, संतरा, इमली या खट्टा दूध कौन सा होगा? आपको ऑप्शन उत्तर नहीं देखना है, नीचे स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है, लेकिन आपको नहीं देखना है, डायरेक्ट सवाल नंबर 3 करें। टमाटर, संतरा या इमली या खट्टा दूध। तो बच्चों जितने भी खट्टे फल होते हैं ना, जितने भी खट्टे फल, नींबू, नारंगी, अंगूर, संतरा, उन सब के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो इसका उत्तर कौन सा आ जाएगा? संतरा इसका सही जवाब आ जाएगा। स्पष्टीकरण भी मैंने ऐड किया है, वो देख लेते हैं अपन। स्पष्टीकरण कहता है कि सिट्रिक अम्ल, क्या सिट्रिक अम्ल वाले फलों को खट्टे फल कहा जाता है। उदाहरणतः नींबू, नारंगी, अंगूर। ठीक है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं और विटामिन सी का अच्छे स्रोत होते हैं। यानी कि खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है बच्चों? बताओ। खट्टे फलों में विटामिन सी अच्छी तरह से पाई जाती है। इस प्रकार विटामिन सी की कमी के कारण होने वाली बीमारी को रोकने में मदद करते हैं, अर्थात सकरवी। सकरवी देखो कौन सा रोग है, देखो बायोलॉजी मैंने ऐड किया है। सकरवी कौन सा? विटामिन सी के कारण होने वाला रोग। ठीक है, नेक्स्ट कहता है ये क्या कि अंगूर में, क्या कहता है? अंगूर में नींबू की तुलना में सिट्रिक अम्ल अधिक
अम्ल की मात्रा कम होती है, अंगूर में मात्रा कम होती है। जो फल जितना खट्टा होगा उसके अंदर सिट्रिक अम्ल की मात्रा भी उतनी अधिक होगी। केला फाइबर, पोटेशियम और विटामिन B6 का एक समृद्ध स्रोत है। आम फाइबर और विटामिन A व C का खाद्य स्रोत है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। एक भी ऐसी लाइन नहीं है जिससे प्रीवियस चीज के अंदर सवाल ना पूछा गया हो। ये सारी महत्वपूर्ण लाइनें हैं, एक एक लाइन से एक एक जनरल साइंस का क्वेश्चन उठा हुआ है। और आप 2016 और 2018 लैब असिस्टेंट का भी पेपर देख लेना, इन लाइनों में से एक सवाल आपको मिल जाएगा, चाहे वो बायोलॉजी के अंदर हो चाहे वो केमिस्ट्री के अंदर हो। मैं दोनों ऐड कर दिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सवाल की ओर। कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्लों की सूची आपके सामने है, ठीक है। कुछ प्राकृतिक स्रोत और उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे सिरका के अंदर कौन सा पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। संतरे में कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। इमली में कौन सा पाया जाता है, टार्टरिक एसिड। टमाटर में कौन सा पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। दही में क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। नींबू में क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। और नेटल यानी कि बिच्छू में कौन सा पाया जाता है, मेथेनोइक एसिड। तो आपको क्या ये सारे याद करने हैं, बिल्कुल नहीं। आपको कौन से याद करने हैं, मैं मार्क कर देता हूँ। संतरा आपको याद करना है, सिट्रिक एसिड, ठीक है। इमली याद करना है, टार्टरिक एसिड। दही याद करना है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। और बिच्छू ध्यान में रख लेना, मेथेनोइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अम्ल किसे कहते हैं। जैसा कि अपन इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, अपन केवल सरफेस लेवल का पढ़ रहे हैं, यानी कि पीएच जिसकी 1 से 7 होती है उन्हें क्या कहते हैं, सभी को एसिड। और छोटी क्लासेस के अंदर अपन ने पढ़ा था एसिड वो पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। वैसे मैंने आपको एसिड और बेस की 3 अवधारणाएं कराई थी, कौन कौन सी, आरेनियस अवधारणा, ब्रोंस्टेंट-लोरी अवधारणा, ठीक है। और कौन सी करवाई थी, लुईस एसिड बेस थ्योरी, ठीक है। 3 अवधारणाएं आपको करवाई थी और 3 अलग अलग अवधारणाओं के आधार पर मैंने बताया था एसिड किसे कहते हैं और बेस किसे कहते हैं। यदि आपको तीनों अवधारणाएं नहीं पता तो आप हमारे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, उसके अंदर आपको प्रॉपर समझाया गया है एसिड की अलग अलग परिभाषाएं। तो एक अम्ल कौन सा पदार्थ है, एक प्रोटॉन जो दान करता है वह अम्ल है, किसके अनुसार, आरेनियस के अनुसार। इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करता है वो भी अम्ल है, किसके अनुसार, लुईस के अनुसार। जो जल में H+ देता है वो किसके अनुसार अम्ल है, ब्रोंस्टेंट-लोरी और आरेनियस दोनों के अनुसार। या मैं कहूँ उपरोक्त सभी अम्ल कौन होता है, तो जो प्रोटॉन दान करता है वह भी अम्ल है, इलेक्ट्रॉन युग्म की स्वीकृति ही करता है वह भी अम्ल है, और जो जल में H+ देता है वह भी अम्ल है। तो ये एक तरह का सवाल है, उसके अंदर आंसर हो गया उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अम्ल व क्षार की कुछ महत्वपूर्ण इनकी जानकारियाँ जो इस प्रकार से हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अम्ल यह हाइड्रोजन गैस के उत्पादन के लिए सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर S और P ब्लॉक के अंदर, ठीक है। और लवण यौगिक और जल का उत्पादन करने के लिए क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, यह नीले लिटमस पत्थर को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। अम्ल की उपस्थिति में फिनोल फेथिलीन रंगहीन हो जाता है, महत्वपूर्ण बात है, ये भी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, अम्ल के जलीय विलयन विद्युत अपघट्य होते हैं। विद्युत अपघट्य मतलब ये अपने आयनों में टूट जाते हैं, जिसका अर्थ है कि ये एक विद्युत धारा का सुचालक होते हैं। अब जब ये अपने आयन्स के अंदर टूट जाएंगे तो ये विद्युत धारा के सुचालक तो होंगे ही होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, यह एक प्रोटॉन दान करके और एक इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करने के अंदर सक्षम है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, आपको करवा रखी है हमने। नेक्स्ट देखते हैं, जल में यह एक प्रोटॉन को विलयन में निष्कासित या निष्कर्षित करता है, तो ये भी अपन पढ़ चुके हैं। अत्यंत ही महत्वपूर्ण बातें आपको मैंने बताई थी, सिंपल लेकिन महत्वपूर्ण। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, हाइड्रोलिक अम्ल, पक्लोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल, ये सभी क्या है, प्रबल अम्ल है। तो मैंने जब आपको इलेक्ट्रोलाइट्स बताए थे तो उनके अंदर अलग अलग प्रकार के दुर्बल और प्रबल विद्युत अपघट्य बताए थे। प्रबल विद्युत अपघट्यों के अंदर कुछ नाम मैंने आपने लिए थे, जैसे कि सारे प्रबल एसिड प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, ठीक है। दुर्बल विद्युत अपघट्य के अंदर मैंने कुछ एसिड और बेस बताए थे आपको, कुछ साल्ट, ऐसे करके मैंने इलेक्ट्रोलाइट आपको पूरा समझाया था,
नेक्स्ट बात करते हैं क्षार की। तो इसका स्वाद कड़वा होता है और लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। फेनोप्थलीन क्षार की उपस्थिति में गुलाबी हो जाता है और अम्ल की उपस्थिति में कैसा रंग हो जाता है बताओ जरा? रंगहीन। ठीक है। यह अम्ल से विक्रिया करके लवण तथा जल का उत्पादन करता है। यह एक प्रबल क्षार वह क्षार है जो जलीय विलीन में पूरी तरह से वियोजित हो जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रबल इलेक्ट्रोलाइट की पहचान क्या होती है कि वो अपने जलीय विलीन में पूर्णतया वियोजित हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 6, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? चींटी के डंक में मेथनोइक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड या सिट्रिक एसिड? बताओ जरा। तो इसका सही उत्तर आएगा बच्चों कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। गलत। कौन सा आएगा? मेथनोइक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल। और इसका फॉर्मूला कौन सा होता है बच्चों? बताओ जरा। HCOOH। जैसे कि लिखा गया है आपके सामने, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, इसी को मेथनोइक अम्ल को है ना। मेथनोइक अम्ल तो IUPAC नाम के आधार पे नाम है, सामान्य नाम के आधार पे क्या? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, इसका कौन सा नाम सामान्य प्रचलित है? फॉर्मिक एसिड वाला, है ना। सामान्य नाम पत्ती के अंदर नाम आ जाता है, इसी को मेथनोइक अम्ल कहते हैं IUPAC पद्धति के अनुसार। ठीक है। फॉर्मिक अम्ल व्यवस्थित रूप से मेथनोइक अम्ल कहा जाता है, सबसे सरल कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये। नेक्स्ट बात करें, इसका आणविक सूत्र HCOOH है, जो मैंने आपको बता दिया। यह उन चींटियों के लिए काफ़ी घातक है जैसे डंक मारने के बाद उनका डंक लुप्त हो जाता है और जहर ग्रंथि से बलपूर्वक फॉर्मिक अम्ल ये छोड़ते हैं। तो ये सब बातें आप बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, बेसिक केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन अटैच होता है तो आपको यहाँ पूछ लिया। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर कौन सा? ये 7। नींबू किसका समृद्ध स्रोत है? मैलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल? जल्दी से बताओ बच्चों, मैंने आपको करवा दिया ये। तो इसका सही उत्तर आएगा, जो बच्चे सोच रहे हैं मैलिक अम्ल वो बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इसका उत्तर आएगा सिट्रिक अम्ल। कौन सा उत्तर आएगा? सिट्रिक अम्ल। ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको डाल रखा है क्या? नींबू सिट्रिक अम्ल का एक समृद्ध स्रोत है, जैसा कि हमें पता है सर। सिट्रिक अम्ल एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है, जो कि ध्यान में रखना है। यह 6 कार्बन ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जो कि आपको ध्यान में नहीं रखना। सिट्रिक अम्ल का एक निर्मित रूप आमतौर पर भोजन, सफाई, अभिकर्मकों और पोषण की खुराक में एक योजक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सिट्रिक अम्ल मुख्य रूप से कवकीय किण्वन द्वारा उत्पन्न होता है, जो कि आप बायोलॉजी में पढ़ते हो। सिट्रिक अम्ल का रासायनिक संश्लेषण संभव है, लेकिन यह कवकीय किण्वन से महंगा होता है, यानी कि प्रयोगशाला में भी इसे बनाया जा सकता है, जो कि महत्वपूर्ण नहीं है। आपको ध्यान में रखना है नींबू किसका समृद्ध स्रोत होता है? सिट्रिक अम्ल का, और ये एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है। क्या है? दुर्बल कार्बनिक अम्ल। नेक्स्ट सवाल नंबर 8, अपच के उपचार के लिए किस प्रकार की दवाओं का प्रयोग किया जाता है? प्रतिजैविक, दर्दनाशक, रोगाणुरोधक या अम्लत्वनाशक? तो इसका उत्तर आएगा बच्चों अम्लत्वनाशक, क्योंकि एसिड बेस से संबंधित है। अपच आपके अमाशय से संबंधित रोग हो सकता है। सामान्य सवाल है, ये पहले पूछा गया था, पुलिस के एग्जाम में शायद पूछा गया था, इसलिए मैंने ऐड कर दिया इसको। तो अम्लत्वनाशक के लिए कहा जाता है कि एक ऐसी दवाएं हैं जो अपच और अम्लशूल को दूर करने के लिए आपके अमाशय में अम्ल का प्रतिकार बेअसर करती है। अम्लशूल या अम्ल प्रतिवार, जिसे जठर ग्रसनली प्रतिवार रोग के रूप में भी जाना जाता है, या जिसे अमाशय में अल्सर भी कहा जाता है, जठर शोथ, जिसे अमाशय की परत में सूजन भी कहा जाता है, इन सब के लिए अम्लत्वनाशक प्रकार की दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब प्रतिजैविक किसे कहते हैं? महत्वपूर्ण है, ये केमिस्ट्री से ही संबंधित है। ये ऐसी दवाएं हैं, क्या प्रतिजैविक किसे कहते हैं बच्चों? ये ऐसी दवाएं हैं जो जीवाणु के विकास को नष्ट या धीमा करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं,
जीवाणु संक्रमण को रोकने और इलाज के लिए प्रतिजैविक का उपयोग किया जाता है। दर्दनाशक किसे कहते हैं बच्चों? दर्दनाशक, जिसे दर्द का निवारक भी कहा जाता है। ऐसी दवाएं जो सिर दर्द से लेकर गठिया तक विभिन्न प्रकार के दर्द में राहत दिलाती है वे सभी दर्दनाशक कहलाती है। शोथरोधी दर्दनाशक सूजन को कम करते हैं और अफीम दर्दनाशक मस्तिष्क के दर्द को महसूस करने के तरीकों को बदल देते हैं। ये सब आप पढ़ते हो। नेक्स्ट है रोगाणुरोधक किसे कहते हैं? तो रोगाणुरोधक एक पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवों के विकास को धीमा करता है। प्रतिजैविक क्या है? जो जीवाणु के विकास को धीमा करता है। ठीक इसी प्रकार रोगाणुरोधक भी क्या है? जो सूक्ष्म जीवों के विकास को धीमा करता है ना। और इसके बारे में देखें तो सर्जरी और अन्य प्रक्रियाओं के दौरान संक्रमण को जोखिम को कम करने के लिए उनका उपयोग अक्सर अस्पतालों में व अन्य चिकित्सा सेटिंग्स में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। इसका उपयोग अम्लत्वनाशक के रूप में किया जाता है अमाशय की अतिरिक्त अम्लता को कम करने के लिए। तो ये सारी छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है, तो आसानी से आप रख सकते हो। प्रतिजैविक किसे कहते हैं? दर्दनाशक किसे कहते हैं? रोगाणुरोधक किसे कहते हैं? और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सवाल पूछा गया था एक बार, इसलिए मैंने इसको आज की क्लास के अंदर ऐड कर दिया। तो बिल्कुल सिंपल है, एकदम कर सकते हो आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐसे लवण का उदाहरण है जो 7 से कम पीएच का एक जलीय घोल देता है? 7 से कम पीएच का मतलब क्या है? अम्लीय। ठीक है, ऐसा कौन सा लवण है? देखो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये वीक एसिड से मिलकर बना है। सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, परबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार, परबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार से मिलकर बना होता है। तो अमोनियम क्लोराइड ये एक ऐसा है जो 7 से कम पीएच का एक घोल देता है। अमोनियम क्लोराइड ऐसे लवण का उदाहरण है जो 7 से कम पीएच का घोल देता है। और अभिक्रिया देखोगे तो आप इस प्रकार से होगी। जल के साथ मिश्रित होने पर अन्य सभी लवण क्षारीय घोल देते हैं। इनको जल में अगर मिश्रित किया जाए, सोडियम कार्बोनेट को, सोडियम क्लोराइड को, सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो ये क्षारीय घोल देंगे, लेकिन अमोनियम क्लोराइड क्या देगा? अम्लीय घोल देगा। नेक्स्ट सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, आपको इसका जवाब भी देना है। अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है? 5.6 से कम, 5.6 से अधिक, 7 के बराबर या 7 से अधिक? अम्लीय वर्षा बताइए जरा। तो इसका उत्तर आएगा 5.6 से कम। अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है? 5.6 से कम। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने ऐड करी है जो आपको पता होनी चाहिए। अम्लीय वर्षा एक रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण होती है। यह तब शुरू होती है जब सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे यौगिक हवा में मुक्त होते हैं। बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं इन बातों को। ये पदार्थ वायुमंडल में बहुत अधिक ऊंचाई तक जाते हैं जहाँ वे पानी, ऑक्सीजन व अन्य रसायनों के साथ मिलकर अधिक अम्लीय प्रदूषक बनाते हैं, जिसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। मानव गतिविधियाँ अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। पिछले कुछ दशकों में मनुष्य ने हवा में इतने विभिन्न रसायनों को छोड़ा है कि उन्होंने वायुमंडल के गैसों के मिश्रण को बदल दिया है। बिजली संयंत्र जब बिजली बनाने के लिए कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड को अधिक मात्रा में छोड़ते हैं। महत्वपूर्ण लाइन है क्या? जब बिजली बनाने के लिए कोयला जलाते हैं ना, तब SO2 और NO2 छोड़ते हैं अपन, और ये दोनों मिलकर ऊपर क्या बनाते हैं? अम्लीय माध्यम बना लेते हैं। अगली बात करें, इसके अलावा कारों, ट्रकों व बसों से निकलने वाली हवा में नाइट्रोजन ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये प्रदूषक अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखना। मोस्ट एंड मोस्ट 5 स्टार इंपॉर्टेंट कर लेना बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। अधिक का मतलब समझते हो? निश्चित तौर पे अम्लीय वर्षा का सवाल हर एक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, निश्चित तौर पे बच्चों, निश्चित तौर पे। ठीक है, नेक्स्ट कोई सवाल नहीं है। आज के सवाल यहीं पे ख़त्म होते हैं। आपकी क्लास यहीं मंगल की जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल अच्छे लगे होंगे। अच्छे ना भी लगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये पुराने एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। जिन बच्चों को एग्ज़ाम के अंदर पास होना है उन्होंने तो किए होंगे, बाकी सब मस्ती मारो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।